नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में नागराज के इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है राज का राज। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। मुझे रोकने की बेकार कोशिशें मत करो नागराज, वरना राज का राज जानने की कोशिश में तुम यमराज के पास पहुंच जाओगे। पर हाँ, अगर तुम अच्छे बच्चे बनकर रहे तो मैं तुमको कुछ दिनों तक और जिंदा रहने दूंगा, ताकि तुम ये देख सको कि कैसे फैलता है इस दुनिया पर राज का राज। संजय गुप्ता की पेशकश। सुबह का समय बड़ों के लिए एक कप चाय की चुस्की लेते लेते समाचार पढ़ने या देखने के लिए होता है। कल देर रात मुंबई के अधिकतर इलाकों में विद्युत आपूर्ति बाधित रही। एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार ऐसा मुंबई के पास स्थित तारापुर एटॉमिक संयंत्र में कुछ तकनीकी खराबी आ जाने के कारण हुआ। यही रिपोर्ट हमारे पास भी आई थी, पर पेपर में तो कुछ और ही निकला है। मैं भी तो देखूं जरा कि पेपर वाले क्या कहते हैं। ओह नागराज, मैं पढ़कर सुनाती हूं ना। तुम अपनी सुबह की कसरत जारी रखो, कभी कभी तो ये कर पाने का तुमको समय मिलता है। ओके, सुनाओ। पेपर वालों के अनुसार तारापुर संयंत्र से परिष्कृत यानी प्यूरिफाइड यूरेनियम की छड़ें रहस्यमय ढंग से गायब हो गई है। इसका भी पता नहीं चला है कि चोर कहां से आए और किधर गए। या तो ये अफवाह है भारती, और अगर इसमें सच्चाई है तो फिर ये तारापुर संयंत्र से संबंधित ही किसी कर्मचारी का काम है। मैं तो मानता हूं कि ये अफवाह ही हो, वरना अगर ये बात सच है तो मामला गंभीर है, क्योंकि इस प्रकार से ये यूरेनियम उन आतंकवादी गुंडों के हाथ में भी जा सकता है जो एटम बम बनाकर दुनिया को बंधक बनाकर रखने का इरादा रखते हैं। ऐसी कोशिश पहले भी की जा चुकी है। तुमको तो एक भी खबर सुनाओ तो तुम उसमें अपराध, आतंकवाद और खतरा ढूंढने लगते हो। अरे बाबा, ये अफवाह ही है। अब जल्दी से नहा धो लो। याद है या नहीं कि आज नागराज को उस बोर्डिंग स्कूल का उद्घाटन करना है जिसे भारतीय कम्युनिकेशन ने सड़क पर रहने वाले अनाथ बच्चों के लिए बनवाया है। मुझे याद है भारती, क्योंकि मैं अपने आप को भूल सकता हूँ पर बच्चे को कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि बच्चे ही इस दुनिया को वो रास्ता दिखाएंगे जिस पर से भटककर ये दुनिया ना जाने कहाँ जा रही है। लेकिन बच्चों को वो रास्ता ढूंढने योग्य बनाना हमारी जिम्मेदारी है। तुम बोर्डिंग स्कूल पहुंचो, नागराज भी पीछे पीछे पहुंच जाएगा। धप, टाइम से पहुंच जाना। भारतीय कम्युनिकेशन के इस कदम ने सामाजिक सेवा के क्षेत्र में हलचल मचा दी थी। मिस भारती, आपने इस स्कूल को बनाने में करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। क्या आपको लगता है कि फुटपाथ पर रहने वाले ये आवारा बच्चे इस लायक हैं कि इन पर इतना खर्च किया जाए? सबसे पहले तो मुझे आपकी भाषा पर आपत्ति है, इसे सुधारिए। और रही लायक होने की बात, तो इस बात की गारंटी तो आप अपने बच्चे की भी नहीं ले सकते कि वह पैसे खर्च करने लायक हैं या नहीं। हम तो इन बच्चों को जिंदगी में बेहतर मौके देने का प्रयास कर रहे हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि इनके अंदर छिपी प्रतिभा एक दिन इस दुनिया को संवारेगी। वाह भारती, खूब कहा। तुम्हारा विश्वास और लगन देखकर मुझे भरोसा हो गया है कि तुम्हारी मेहनत जरूर सफल होगी। नागराज, हुर्रे! तुम भी हमारे साथ यही दाखिला ले लो नागराज। अनाथ तो मैं भी हूँ भाई, पर मैं जरा ओवर एज हो गया हूँ, उम्र में ज़्यादा बड़ा, इसलिए मेरे बदले की पढ़ाई भी तुम लोग ही कर लेना। अब इस भविष्य धाम का उद्घाटन करो नागराज, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। रिबन कटते ही वातावरण तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वाह नागराज, ऐसा उद्घाटन सिर्फ तुम ही कर सकते हो। आइए अब मैं आप लोगों को ये पूरा कॉम्प्लेक्स घुमाती हूँ। इसमें क्लासरूम, लैब्स, रिक्रिएशन एरिया वगैरह वगैरह तो है ही, साथ में आधुनिक यंत्रों से युक्त किचन, मेस, लाइब्रेरी और डॉर्मेट्री सभी कुछ है। इसको चलाने में तो काफ़ी खर्च आएगा मिस भारती, और इसका क्या भरोसा कि जो बच्चे यहाँ पर भर्ती किए गए हैं वे अनाथ और गरीब ही हों। कोई झूठ बोलकर आ गया तो? हम हर बच्चे की पुलिस जांच कराते हैं, इसलिए गलती होने की गुंजाइश बहुत कम है। और रही खर्च की बात, तो कई बिजनेस हाउस हमारी सहायता कर रहे हैं,
और ये बच्चे खुद भी चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी पढ़कर नौकरी या कोई व्यापार करें और इस भविष्यदाम की सहायता करें। वाह, क्या बात है बच्चों, तुम लोग खुश नजर नहीं आ रहे हो। अपना स्कूल पसंद नहीं आया क्या? पसंद तो आया नागराज, लेकिन एक खास चीज तो है ही नहीं। कौन सी चीज? झूले। ओह हाँ, झूले वाले ने तो परसों का वादा किया है। अब क्या करूं? बच्चों की यहाँ पर शुरुआत ही नाराजगी से नहीं होनी चाहिए। बच्चों, तुम लोगों को सांपों से डर तो नहीं लगता? लगता है, पर तुम्हारे सांपों से नहीं लगता नागराज। तब तो काम बन गया। और कुछ ही देर बाद सभी बच्चे अपने मनपसंद झूलों का आनंद ले रहे थे। थैंक यू नागराज, मैं तुम लोगों का दोस्त हूं बच्चों, और दोस्ती में थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अमेजिंग, वाओ, देख रहा हूं पर यकीन नहीं हो रहा है। अब समझा कि नागराज से बच्चे इतना प्यार क्यों करते हैं। नागराज इज सुपर्ब। नागराज के लिए इस प्रशंसा का कोई मूल्य नहीं था। उसे खुशी थी तो सिर्फ एक बात की, चलो बच्चे खुश हो गए, वरना उनका दिल खराब हो जाता और पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता। पर ये खुशी के पल ज़्यादा देर तक नहीं टिके। ओह, झूला टूट रहा है, नागराज बचाओ। सर्प झूले जमीन के कांपने की वजह से टूट रहे हैं। भूकंप आ रहा है। जमीन की थरथराहट ने सभी को भूमि पर ला पटका, परंतु जमीन पर गिरकर बचना भी मुश्किल हो रहा था। आह, जमीन तो गर्म तवे जैसी तप रही है। इसमें इसमें दरारें भी पड़ रही है। जमीन टुकड़े टुकड़े हो रही थी और अंदर ना जाने कहां से आ रही गर्म वायु का प्रेशर जमीन के उन टुकड़ों को खिलौने की तरह हवा में उछाल रहा था। नागराज बचाओ। घबराओ नहीं बच्चों, मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगा। शुक्र है कि स्कूल की इमारत मजबूत बनी है, इसलिए ये भूकंप के झटकों को सह गई और मुझे सर्प रस्सी अटकाने की जगह मिल गई। जल्दी भूकंप के झटके खत्म हो गए, पर जमीनी टुकड़ों का उछलना जारी था। भारती, तुम सभी को लेकर स्कूल के अंदर जाओ, वहां के सीमेंट के फर्श में दरारें नहीं पड़ी है। ओह, ये कैसा भूकंप था जिसने जमीन को गर्म कर दिया? भूकंप के कारण पृथ्वी के केंद्र का लावा ऊपर तक आ गया होगा भारती। ना जाने इस भूकंप ने इस क्षेत्र में कहां कहां पर तबाही मचाई होगी। मैं अभी अपने जासूस सर्पों से मानसिक संपर्क करके इस क्षेत्र में हुई तबाही का जायजा लेता हूँ। नागराज ने जासूस सर्पों से संपर्क किया और उसे चकित हो जाना पड़ा। ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ नागराज? काफी जासूस सर्पों का कहना है कि भूकंप तो आया ही नहीं, मैंने शहर के हर कोने से संपर्क किया था, सिर्फ एक दो और इलाकों में ही झटके महसूस किए गए हैं। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? भूकंप ऐसे छोटे छोटे इलाकों में नहीं आते। यस मिस भारती, नहीं आते। इसका मतलब यही हो सकता है कि जमीन की ये थरथराहट भूकंप के कारण नहीं थी, इसका कारण कुछ और ही है। क्या कारण नागराज? नागराज, वो देखो, ये रहा तुम्हारा कारण मिस भारती। विशालकाय बिच्छू, बट दिस इज इम्पॉसिबल। बिच्छू इतने बड़े नहीं होते। जमीन के गर्म होने और इस बिच्छू में कुछ संबंध हो सकता है भारती। मैंने सुना है कि ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों के अद्भुत मिश्रण प्राणियों पर आश्चर्यजनक असर करते हैं, पर इस वक्त इस बात पर रिसर्च करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिलहाल इस बिच्छू को रोकना ज़्यादा जरूरी है। कड़ाक! आगे कदम बढ़ाते ही नागराज को पीछे हट जाना पड़ा। ओ, जमीन से या हवा से, ये तो किसी भी रास्ते से मुझे अपने पास फटकने नहीं दे रहा है। तीसरे रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जमीन के नीचे का रास्ता का। नागराज के सर्प सुरंग खोदते गए और नागराज जमीन के अंदर घुसता चला गया और इस सुरंग के रास्ते वो एक दूसरे सुरंग में जा निकला। ओह, यहाँ पर तो बहुत गर्मी है, शरीर झुलसता सा लग रहा है। ये जरूर वही सुरंग है जिसको बनाता हुआ ये बिच्छू यहाँ तक आ पहुँचा है। यहाँ पर तो लावे का कोई निशान नहीं दिख रहा है, यानी इस गर्मी का कारण लावा नहीं कुछ और ही है। लेकिन इस असहनीय गर्मी का क्या कारण? उफ,
एकाएक कमजोरी लग रही है। मुझे आभास हो रहा है कि मेरे शरीर के सूक्ष्म सर्प मर रहे हैं। शायद ऐसा इस तीव्र गर्मी की वजह से हो रहा है, पर अब मैं उस स्थान तक आ गया हूँ जहाँ तक मैं पहुँचना चाहता था, यानी बिच्छू के ठीक नीचे। अब मैं इस बिच्छू तक भी पहुँच भी सकता हूँ और इसको असंतुलित भी कर सकता हूँ। अगले ही पल नागराज का भीषण वार बिच्छू के शरीर से आ टकराया और नागराज चीख उठा। इसका शरीर तो स्टील से भी ज्यादा कड़ा है। पल भर के लिए नागराज की चीख थमी और फिर से शुरू हो गई। धप। इसके डंक ने तो मेरे शरीर में तेज जलन पैदा कर दी है। अब नागराज असंतुलित था और हमला करने की बारी बिच्छू की थी। इसका शिकंजा भी काफी मजबूत है। मेरी हड्डियां कड़कड़ा रही है, पर इसकी इस हरकत ने मुझे भी वार करने का मौका दे दिया है, क्योंकि अब मैं इसके मुंह के काफी पास हूँ। अब इससे पहले कि ये मुझ पर आग उगले, मैं इस पर विष फुंकार छोड़कर इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग करके आजाद हो जाऊं। नागराज की घातक विष फुंकार ने बिच्छू के दिमाग को घुमा कर रख दिया था और अब वो आधी बेहोशी की हालत में वार कर रहा था। उफ, अब तो ये ज्यादा खतरनाक हो गया है। अब ये बिना सोचे समझे वार कर रहा है और इसके अग्निगोले इधर उधर टकराकर तबाही फैला रहे हैं। अब इसकी आग को मैं रोकूं तो कैसे? इसका मुंह सर्प सेना से भरने की कोशिश करूंगा तो ये आग उनको ही जला डालेगी। आग का मुकाबला आग ही कर सकती है, पर मैं आग कहाँ से लाऊंगा? नागराज के इस सवाल का जवाब उसे उन विशेष नागफनी सर्पों से मिला जिनको देव कालजयी ने नागराज को उपहार स्वरूप देते हुए बताया था कि इन सर्पों की विशेषताएं उसको समय समय पर पता चलती रहेंगी। तुम आग का जवाब आग से दे सकते हो नागराज, इन ध्वंसक सर्पों के जरिए जिनको हम अपने शरीर से पैदा करते हैं। ये ध्वंसक सर्प क्या करते हैं नागफनी? ये अपने निशाने पर जाकर विस्फोट की तरफ फटते हैं नागराज। चूंकि इनको हम सीमित संख्या में ही पैदा कर सकते हैं, इसलिए तुमको जब कभी भी इनका प्रयोग करना हो तब सोच समझ कर ही करना। फिलहाल तुम इनकी आग का प्रयोग इस विशालकाय बिच्छू की आग को काटने के लिए कर सकते हो। नागराज को एक नया प्रलयकारी शस्त्र मिल गया था और वो पहली बार इस शस्त्र का प्रयोग करने जा रहा था। कड़ाक। असर घातक था। बड़ाम धड़ाक। बिच्छू के पैर जमीन से उखड़ गए, लेकिन इस हमले ने अर्धमूर्छित बिच्छू के क्रोध को भी जगा दिया और उसकी बचाव करने की प्रवृत्ति को भी। वो तुरंत अपने संभावित हमलावर की तरफ मुड़ गया। उसका वार ध्वंसक सर्पों की तरफ बढ़ा तो जरूर, लेकिन उसके वार में वो क्षमता नहीं थी जो ध्वंसक सर्पों के वार में थी, रास्ता बदल सकने की क्षमता। ध्वंसक सर्प बिच्छू के खुले मुंह में घुसते चले गए और बिच्छू के मुंह के कोमल आंतरिक अंग ये धमाका नहीं झेल सके। बड़ा एक तेज आवाज के साथ बिच्छू धराशायी हो गया। धम। आग द्वारा आग को काटने की योजना सफल हो गई थी। वाह नागराज, तुम्हारी ये शक्ति तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। मैंने भी नहीं देखी थी मिस भारती। खैर चलिए आगे की कार्यक्रम जारी रखे जाएं। ये खामाखा का व्यवधान तो दूर हुआ, पर अब इस बिच्छू का क्या करें? इसको चिड़ियाघर में भेजें या म्यूजियम में? यहाँ पर तो छोड़ नहीं सकते। इसको किसी बायोलॉजिकल रिसर्च लैब में भिजवाना पड़ेगा मिस भारती, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये आखिरकार इतना विशालकाय हुआ कैसे और इसके अंदर आग फेंक सकने की शक्ति कैसे आई। तुम तो कह रहे थे कि ये शायद ज्वालामुखी की गैसों के कारण हो। कह तो रहा था, पर मुझे जमीन के नीचे कहीं पर भी लावे का निशान नहीं मिला। हालांकि इसके द्वारा बनाई गई सुरंग में गर्मी तो बहुत थी। इसका रहस्य जानना ही होगा मिस भारती। बिच्छू का रहस्य जानने की चेष्टा में उसको महानगर यूनिवर्सिटी की बायो रिसर्च लैब में भिजवा दिया गया। उफ, ड्रिल से छेद करके इसके खून का सैंपल लेना पड़ा है। मुझे ऐसा लगा जैसे पत्थरों में से खून निकाल रहा हूँ, और इसका खून भी लाल नहीं गुलाबी है। आप खून को रो रहे हैं मिस्टर वैद। इसको बेहोश करने के लिए मुझे 4 घंटे में इतनी एनेस्थीसिया देनी पड़ी है कि उससे कम से कम 200 लोग 2 दिन तक बेहोश रहते। ओह, अब कुछ समझ में आ रहा है।
क्या समझ में आ रहा है? इस बिच्छू का खून गुलाबी होने का कारण है इसके खून में श्वेत कणों की बहुतायत होना, और ऐसा सिर्फ तभी होता है जब किसी जीवित प्राणी को रेडियोधर्मी यानी रेडिएशन युक्त वातावरण में रखा जाए। अच्छा, और शायद यही कारण है इसके विशालकाय होने का, क्योंकि कई बार रेडिएशन के असर से जीवित कोशिकाएं बहुत तेजी से संख्या में बढ़ती है। पर यह रेडिएशन युक्त वातावरण में कहाँ पर रहा होगा? शायद महानगर के पास वाले नरोरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन में। हमको उनसे संपर्क करनी चाहिए। महानगर के बाहरी सीमा पर स्थित नरोरा पावर प्लांट में वैसे ही हलचल मची हुई थी। ओह माय गॉड, अब ये महानगर में भी हो रहा है, यानी हमारे न्यूक्लियर प्लांट पर भी खतरा आ सकता है। हाँ सर, ऐसा ही घटनाक्रम दूसरे शहरों में स्थित न्यूक्लियर पावर प्लांटों के साथ घटा था। पहले तो उनके पास वाले शहरों में ऐसे छोटे छोटे इलाकों में भूकंप आए, और फिर आई नो, ऐसा करो, सिक्योरिटी बढ़ा दो और रेड अलर्ट घोषित कर दो। इससे कुछ नहीं होगा सर, बाकी न्यूक्लियर प्लांट वालों ने भी ऐसा ही सिक्योरिटी इंतजाम किया था, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। ओ माय गॉड, अब मैं क्या करूं? ट्रेन। हेलो, डायरेक्टर शर्मा बोल रहा हूं। आप यूनिवर्सिटी बायो रिसर्च लैब से बोल रहे हैं? तो मैं क्या करूं? अच्छा, हाँ ठीक है। व्हाट? ओह, ये तो अच्छी खबर है। हाँ, आप उस बिच्छू को अभी वहीं रखिए, हम उसे वहीं पर आकर देख लेंगे। ओके। क्या बात है सर, आप एकाएक खुश क्यों हो गए? समस्या का हल मिल गया है फड़के, तुम तुरंत नागराज से संपर्क करो, वो करेगा हमारी समस्या का समाधान। पर नागराज मिलेगा कहाँ पर? अब मैं सड़क पर जाकर नागराज चिल्लाऊं क्या? गुड आइडिया। नागराज सुन लेगा, कहते हैं कि उसके हजारों कान हैं। अब जाओ, देर मत करो। फड़के के पास आदेश मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। क्या बेवकूफ़ी है, ऐसे चिल्लाने से लोग मुझे पागल समझकर पत्थर फेंकेंगे। खैर, ऑर्डर इज ऑर्डर, चिल्लाता हूँ। नागराज। नागराज के हजारों कान में से एक कान वहीं पर मौजूद था। वो कान यानी जासूस सर्प अपने सर को एक खास अंदाज में जमीन पर पटकने लगा, और उसमें से मानसिक संकेत निकलकर महानगर को पार करते हुए नागराज के मस्तिष्क को खटखटाने लगे। मैंने चूड़ी है खनकाई, अब तो आजा तू हर जाई, हो। मुझे जाना होगा भारती, कोई मुसीबत में मुझे पुकार रहा है। प्रोग्राम बीच में छोड़कर, खैर ये प्रोग्राम तुम्हारे काम से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, जाओ। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।